प्रिय विद्यार्थियों, आपके द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत संकलित निबंधों में मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जिसके लेखक पंडित विद्यानिवास मिश्र हैं, इसके माध्यम से हम आज विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की भाषा पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, निबंध को पढ़ने पर हमें ज्ञात होता है कि विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की भाषा उनके विषय के अनुरूप ही है, पर हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि उनके निबंध साधारण पाठकों के लिए नहीं है, प्रबुद्ध पाठकों के लिए हैं। उन्होंने अपने निबंधों में विषय और प्रसंग के अनुरूप ही भाषा शैली का प्रयोग किया है। अतः कहीं पर पांडित्यपूर्ण और अलंकृत भी हो गई है, कहीं इस भाषा में काव्यमयता भी है, माधुर्य भी है, और कहीं कहीं वह सरल और सहज बोलचाल की मुहावरेदार भाषा भी बन गई है। उनकी भाषा परंपरागत हिंदी निबंधों की भाषा से अलग लगती है, थोड़ा भिन्न हो गई है। सामान्य पाठक के लिए उनके निबंध थोड़े कठिन हो गए लगते हैं, तो उसका कारण भाषा की उतनी क्लिष्टता नहीं है, अर्थात भाषा उतनी कठिन नहीं है जितना कि उनके विचारों की गंभीरता है। अतः ये कह सकते हैं कि विचारों की गंभीरता और गूढ़ता के कारण ही, गहराई के कारण ही आम पाठकों को उनके निबंध थोड़े कठिन लग सकते हैं। उनके निबंधों की भाषा के संदर्भ में हम निम्न बिंदुओं पर विचार कर सकते हैं। पहला बिंदु है पांडित्यपूर्ण तत्सम शब्दावली प्रधान भाषा। स्पष्ट है, इनकी भाषा में तत्सम शब्दावली का अधिक प्रयोग किया गया है। एक उदाहरण देख सकते हैं। ये अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे झांकती हुई दुर्विचार शंकाकुल आंखों से झांकता हूं तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और वंदन वार न दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औंधाई हुई अधफूटी गगरी सा दिखता है। दूसरा बिंदु है सहज सरल सुबोध प्रसाद गुण संपन्न बोलचाल वाली भाषा। कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि तत्सम शब्दावली प्रधान भाषा के बीच में बोलचाल वाली भाषा का भी प्रयोग विद्यानिवास जी ने किया है। एक उदाहरण देखिए। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते 4 बजने को आए, इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीव निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा बोली, दरवाजा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना। अगला बिंदु है भाषा में वक्रता और चमत्कार। इसका उदाहरण देखिए। जिन लोगों के बीच रहता हूं वे सभी मंगल के नाती हैं। वे मुदमंगल में रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी की वे निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कहीं उड़कर उन्हें भी दुख न लग जाए। इस तरह देखते कि भाषा में वक्रता के प्रयोग से भाषा अनूठी हो गई है। अगला बिंदु है
मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग। भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा सजीव हो जाती है, थोड़ी पैनी हो जाती है, तीखी हो जाती है और भावों को प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने की क्षमता भाषा की बढ़ जाती है। तो विद्यानिवास मिश्र ने इस तरह की भाषा का प्रयोग भी किया है, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया है और उससे अपनी भाषा को बहुत ही चुस्त बना दिया है। इससे उनकी भाषा में लाक्षणिकता भी आ गई है और व्यंजना का पैनापन भी आ गया है और व्यंग की शक्ति बढ़ गई है। उदाहरण देखिए, तबीयत ढीली होना, मन रखना, चिरई का पूत नहीं, मुंह निहारना, राह जोहना आदि। अगला बिंदु है अलंकारों का प्रयोग। विद्यानिवास मिश्र कवि भी हैं, काव्यशास्त्री भी हैं और भाषाविद भी हैं। अतः उन्होंने अपने कथ्य को स्पष्ट करने के लिए जहाँ तहाँ अलंकारों का भी प्रयोग किया है, जैसे कि रूपक, उपमा आदि। उदाहरण देखिए, रूपक का उदाहरण, दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पाने के लिए उफनता है। उपमा का उदाहरण देखिए, जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपमा नया है और यह लेखक के व्यापक जीवन के अनुभव का द्योतक है। इस निबंध में कथा तत्व भी है, संस्मरण भी हैं और विभिन्न दृश्यों और स्थितियों का वर्णन भी है। अतः सर्वत्र बहुत छोटे छोटे वाक्यों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे रात के 12 बजे, लोग नहीं लौटे, गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई, छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। इस तरह छोटे छोटे वाक्यों के प्रयोग से भी भाषा में एक अनोखापन दिखता है। अगला बिंदु है शब्द भंडार और शब्द चयन। विद्यानिवास मिश्र संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं और उनके निबंधों का विषय भी साहित्य संस्कृति के विषयों को लेकर उनसे जुड़कर ही लिया गया है। अतः उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, बहुलता है, अधिकता है और कहीं-कहीं तो विभक्तियां तक संस्कृत व्याकरण के अनुरूप ही कर दी गई हैं। फिर भी उनका भाषा के संबंध में दृष्टिकोण विशुद्धतावादी नहीं है और उनका लक्ष्य अपने कथ्य को अधिक प्रभावशाली और संप्रेष्य बनाना है, जिसका संप्रेषण आसानी से हो सके, ऐसा उनका मानना है। और यही कारण है कि उनकी भाषा में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, देशज, विशेषता भोजपुरी के शब्द भी मिलते हैं। अगला बिंदु है सामासिक शब्दावली। जहाँ जहाँ पर भाव का विचार जटिल है, वहाँ हम देखते हैं कि निबंध में वाक्य लंबे हो गए हैं और सामासिक शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। जैसे उदाहरण देखिए, हानि या दुख के कारण में हानि या दुख पहुंचाने की चेतन वृत्ति का पता पाने पर हमारा काम उस मूलभूत अनुभूति से नहीं चल सकता जिसे दुख कहते हैं, बल्कि उसके योग से संघटित क्रोध नायक जटिल भाव की आवश्यकता होती है। अगला बिंदु है विषय के अनुरूप वैविध्य।
विद्यानिवास जी के निबंधों की भाषा में विषय के अनुरूप ही शब्द चयन किया गया है। उसमें अलंकारों का प्रयोग भी है, भाव भी है, तो काव्यमयता भी मिलती है, बिंब भी झलकते हैं और कई स्थानों पर भाषा सरल हो गई दिखती है, तो कहीं कहीं पर विषय और प्रतिपाद्य के कारण जटिल भी हो गई है। सूत्रात्मक शैली भी है तो सामासिक शैली भी है। जहाँ जहाँ पर व्यास शैली का प्रयोग हुआ है वहाँ वहाँ भाषा सरल और सहज हो गई है, उसमें देसीपन झलकने लगा है। कुल मिलाकर सारांश यह है, हम ये कह सकते हैं कि विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की भाषा विषय के अनुरूप है, उसमें उनके व्यक्तित्व की झलक भी मिलती है और इस तरह से विद्यानिवास मिश्र के निबंध हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गए हैं।